नमस्कार, गुड इवनिंग। रात 9 बजे दिन भर की तमाम अहम खबरों को डिकोड करने के लिए हाजिर हूं मैं राहुल सौमित्र। हर खबर के पीछे छिपी असल खबर को डिकोड करने की शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं खबरों का महा बुलेटिन, न्यूज डिकोड, खबर ए टू जेड। तो बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर से करते हैं जिसने राजधानी रायपुर को हिलाकर रख दिया। आज एक 10वीं के छात्र की उसके स्कूल के अंदर घुसकर हत्या कर दी गई। वारदात को स्टूडेंट के ही एक ग्रुप ने अंजाम दिया। 3 नाबालिग छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ भी चल रही है। बाकी के भागे हुए स्टूडेंट्स का पता लगाया जा रहा है। हत्याकांड आज दोपहर खमतराई इलाके के एक सरकारी स्कूल में हुई है। कांसीराम शर्मा शासकीय स्कूल में पूरक परीक्षा आयोजित थी। 10वीं का छात्र मोहन सिंह एग्जाम देने के लिए स्कूल आया हुआ था। यहां कक्षा 11वीं के कुछ विद्यार्थियों से उसका विवाद हो गया। बताया तो यह भी जा रहा है कि आरोपी छात्रों ने मृतक छात्र से अंग्रेजी में कुछ सवाल पूछे थे, जिसका जवाब उसने नहीं दिया था। इस बात को लेकर 11वीं के छात्रों ने मृतक के साथ मारपीट की। मृतक छात्रों के दोस्तों के मुताबिक आरोपी छात्रों और मृतक छात्र की कोई पुरानी रंजिश या दुश्मनी भी नहीं थी। और अब स्कूलों में भी रैगिंग का खौफ अपने चरम पर है, जिसकी बानगी आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देखने को मिली, जहां एक छात्र को उसके सहपाठियों ने मौत के घाट उतारा। पर हत्या के पीछे वजह क्या थी, चलिए इसी को डिकोड करते हैं। रैगिंग के खिलाफ कानून और आरोप सिद्ध होने पर 3 साल की सश्रम कैद के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अमूमन ऐसे मामले ज्यादातर कॉलेजों में ही होते हैं। पर इन दिनों स्कूलों में इसका खौफ अपने चरम पर है, जिसकी बानगी आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देखने को मिली, जहां एक छात्र को उसके सहपाठियों ने महज इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उनके अंग्रेजी में पूछे गए सवाल का वो जवाब नहीं दे सका था। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा को बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के आइटम गर्ल कहने के विरोध में आज दंतेवाड़ा में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अजय चंद्राकर का पुतला फूंककर अपना विरोध जाहिर करने का काम भी किया है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के मंत्री कवासी लखमा को आइटम गर्ल कहने को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके विरोध में आज दंतेवाड़ा में कांग्रेसी सड़क पर उतरे। इस दौरान बीजेपी विधायक का पुतला फूंक प्रदर्शनकारियों ने अपने विरोध को जाहिर करने का कार्य किया। प्रदेश के मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ पूर्व मंत्री श्री अजय चंद्राकर द्वारा अभद्र टिप्पणी किया गया, तो उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के विरोध करके पुतला दहन किया गया है। वहीं बीजेपी विधायक के बयान पर सूबे के सीएम भूपेश बघेल ने भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि चंद्राकर को ऐसे बयान शोभा नहीं देते। बीच बीच में पता नहीं उनको क्या हो जाता है कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। इधर मंत्री लखमा ने कहा कि इस बयान के बाद अब दंतेवाड़ा के आदिवासी उनसे नाराज हैं और अब उनका दंतेवाड़ा में प्रवेश मुश्किल होगा। बस्तर के लोग, आदिवासी लोग आज टान के बैठे हैं कि वह बस्तर घुसने नहीं देंगे। असल में ये पूरा विवाद बीजेपी के 2 दिन पुराने आंदोलन से शुरू हुआ। बीजेपी नेता अजय चंद्राकर के नेतृत्व में धमतरी में प्रदर्शन हुआ था। इसी दौरान चंद्राकर ने ये विवादित बयान दिया था। खैर, ऐसे बयान दिए क्यों जाते हैं और इसके पीछे की वजह क्या होती है, चलिए इसे भी डिकोड कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ज्यादातर ऐसे बयान सियासी माहौल को गर्म करने के लिए दिए जाते हैं ताकि बखेड़ा खड़ा किया जा सके, यानी आप इसे माहौल बनाना भी कह सकते हैं। वहीं अगर बात छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में करें तो यहां 1.5 साल के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में पहले ही बीजेपी में आक्रामक नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश नेतृत्व नए सिरे से कार्यकर्ताओं और नेताओं को बूस्ट करने में जुट गई है। साथ ही पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से इसकी पूरी प्लानिंग तैयार करके सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की घेराबंदी की रणनीति बनाई जा रही है। इसी के तहत ऐसे बयान दिए जा रहे हैं
ताकि कांग्रेस सड़क पर उतरे और फिर बीजेपी को सियासी माहौल बनाने का मौका मिले। तो मध्य प्रदेश में मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आई हैं। मंडला में सड़क खराब होने से प्रसूता को लाद कर 3 किलोमीटर तक जाना पड़ा और इलाज में देरी के चलते नवजात की मौत हो गई। इधर मुरैना में 2 साल के मासूम की मौत के बाद शव को घर ले जाने के लिए पिता भी मजबूरी में अस्पताल प्रबंधन पर कई सवाल खड़े कर रही है। मध्य प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों में मानवता शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने आई हैं। मुरैना में 2 साल के मासूम की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने शव ले जाने के लिए परिजनों को वाहन मुहैया नहीं कराया, जिसके बाद मजबूर पिता को अपने 8 साल के बेटे की गोद में 2 साल के मासूम का शव रखकर वाहन की तलाश करनी पड़ी। जानकारी के बाद टीआई ने शव को लेकर अस्पताल पहुंचे और वाहन ढूंढने में मदद की। सीओ जिला पंचायत को जांच के आदेश दिए। सिविल सर्जन को शोकाज नोटिस भी दे दिया गया है। उसको रेड क्रॉस से 10,000 रुपए, संबल योजना का जो पैसा मिलता था वो भी दे दिया गया है। मंडला में भी बेहरा टोला गांव तक सड़क न बनने के कारण प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला को लादकर 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। दरअसल एम्बुलेंस को सूचना दी गई, लेकिन खराब सड़क के चलते एम्बुलेंस परसवाल इलाके तक आ सकी, लेकिन आगे न जा सकी। महिला को लादकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया, लेकिन बच्चे को नहीं बचाया जा सका। मामले में जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की गई तो जिम्मेदारों ने कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। यकीनन इन खबरों को देखकर आपका दिल दहल गया होगा। सोचिए कैसे अस्पताल प्रबंधन ने क्रूरता दिखाई है। व्यवस्था पर सवालों के घेरे में है। जाहिर सी बात है सिस्टम पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि आजादी के 7 दशक बीत गए लेकिन सड़क नहीं बन सकी। कुछ सवाल हैं जिन्हें डिकोड करने की जरूरत है। तो पहला सवाल यह है कि क्या अस्पताल प्रबंधन के जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। दूसरा सवाल जिला प्रशासन से लेकर सरकार तक से है कि आखिर एक गांव तक आज तक एक अदद सड़क क्यों नहीं बन पाई। यह सवाल आप लोगों से है। सवाल यह भी है कि बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है। तो वैसे अब उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि दोषी अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई होगी। आज अस्पताल नगरी भिलाई में प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी हुई है। इस्पात नगरी भिलाई में आज प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और पार्टी के जिले नेतृत्व समेत अन्य दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में पार्टी के सह प्रभारी नितिन नवीन के साथ ही सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल समेत अन्य प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं बताया गया है कि बैठक में प्रदेश की भूपेश सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान की रणनीति तैयार की गई। साथ ही हैदराबाद में हुई पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में उठे मुद्दे पर भी चर्चा हुई। सभी कमेटियों को हम लोगों ने अधिक से अधिक अब आईटी और सोशल मीडिया से जोड़ने जा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों पे चर्चा प्लस आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी हम लोगों ने चर्चा शुरू किया है। संगठनात्मक विषयों को लेकर के जो प्रवास का कार्यक्रम है, उन सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई है। असल में प्रदेश पार्टी नेतृत्व को सक्रिय करने के उद्देश्य से शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर तेजी से बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें पार्टी के साथ ही संगठन के लोगों को क्षेत्रवार जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। सियासी पार्टियों की बैठकें तो होती रहती हैं, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के लिहाज से यह बैठक काफी अहम थी। बीजेपी सत्ता में नहीं है, उसके सामने सत्ता वापसी की चुनौती है। बीजेपी की इस बैठक के एजेंडे को चलिए डिकोड करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने राज्य नेतृत्व की आगामी भूमिका और रूपरेखा तैयार कर दी है, जिसके तहत प्रदेश नेतृत्व को जिलेवार संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान सूबे की भूपेश सरकार को घेरा जा सके। इतना ही नहीं, अब केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में पार्टी सूबे की सत्ताधारी कांग्रेस सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत
पार्टी विधानसभावार उन मुद्दों को उठाएगी जो जमीनी स्तर पर लोगों के लिए अब भी चुनौती बने हुए हैं। इसी अभियान को आज केंद्र में रखकर पार्टी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पार्टी और संगठन के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर आज थम गया है। अब 13 जुलाई को वोटिंग और 20 जुलाई को नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश में आज दूसरे चरण के लिए निकाय चुनाव में प्रचार का शोर थम गया। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम शिवराज ने रीवा और कटनी में रैली की, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रतलाम में प्रचार किया। आपको ये बता दें कि 13 जुलाई को नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद के लिए वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 20 जुलाई को आएंगे। इन 5 नगर निगम में देवास, रतलाम, कटनी, मुरैना और रीवा शामिल हैं। सीएम शिवराज ने दोनों चरण में 50 से ज्यादा जनसभा और रैली की और रोज कम से कम 3 से 4 क्षेत्रों में प्रचार किया। इधर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने 16 नगर निगम में 10 रोड शो किए, 12 आम सभा और 9 जन सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कुल मिलाकर 3 दर्जन से अधिक सभा और रोड शो में भाग लिया। प्रचार खत्म होने के बाद दोनों दलों को जीत की उम्मीद है। तो चुनाव प्रचार थम गया है। अब वोटिंग पर सबकी नजरें टिकी हुई है और इसके बाद इंतजार नतीजों का होगा। यह चुनाव बेहद अहम है। चुनाव प्रचार भी जोर शोर से किया गया है। इस चुनाव की अहमियत को चलिए डिकोड करते हैं। निकाय चुनाव कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। चुनाव की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ ने जैसा प्रचार किया वैसे पहले किसी निकाय चुनाव में नहीं देखा गया है। आप ये कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा था कि विधानसभा का चुनाव हो। मान सकते हैं कि चुनाव शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के चेहरों पर लड़ा गया है। साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव से पता चलेगा कि मध्य प्रदेश की जनता का मूड क्या है। तो आज विश्व जनसंख्या दिवस भी है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह फिर जनसंख्या के मुद्दे पर मुखर नजर आए। गिरिराज सिंह ने एक वीडियो ट्वीट करके जनसंख्या रोकथाम कानून की पैरवी की। उन्होंने बढ़ती जनसंख्या को विकास का सबसे बड़ा रोड़ा भी बताया है। विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में यह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ताजा वीडियो है जो उन्होंने आज जारी किया है। गिरिराज सिंह ने इस वीडियो के जरिए बढ़ती जनसंख्या पर कुछ इस तरह चिंता जाहिर की है। भारत के अंदर सुरसा की तरह जनसंख्या की गति बढ़ रही है। गिरिराज सिंह यही नहीं रुके। गिरिराज सिंह ने कहा कि 8-10 बच्चे पैदा करने वाली मानसिकता पर रोक लगनी चाहिए। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने देश में जनसंख्या की रोकथाम के लिए कानून बनाने की पैरवी की। 1 मिनट में भारत 30 बच्चों से अधिक पैदा कर रहा है। अगर ये गति एक कड़े कानून से ही रुक सकता है, सभी धर्मों के लिए कानून समान हो। गिरिराज अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। जनसंख्या रोकथाम कानून की मांग वो पहले भी कर चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से गिरिराज सिंह अप्रत्यक्ष रूप से किस वर्ग को निशाना बना रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। 2 करोड़ से ऊपर जनसंख्या विस्फोट पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हमारा देश भी इस समस्या से जूझ रहा है। विकासशील देशों के सामने बढ़ती जनसंख्या की चुनौती है। इस चुनौती को डिकोड करने की जरूरत है। लगातार आबादी बढ़ रही है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी हमारे देश में खाद्यान्न संकट नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में खाद्यान्न संकट की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। बढ़ती आबादी से रोजगार संकट भी और भयानक होता जाता है। आज हम जिस संकट के दौर से गुजर रहे हैं, एक वक्त में चीन भी इसी से गुजर रहा था और चीन में जनसंख्या रोकने के लिए सख्त कानून बनाया गया और उसे कड़ाई से लागू भी करवाया गया। तो कहने का मतलब यह है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ग्वालियर में बीजेपी से निष्कासित बागी नेताओं का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। अब सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।
ग्वालियर में बीजेपी से निकाले जाने के बाद बागी नेता अमित सूरी ने पार्टी में समर्पण निधि के रूप में 10,000 रुपए लौटाने की मांग की है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में सूरी ने लिखा है कि पहले बायोडाटा लेते समय जो 10,000 रुपए जमा कराए गए थे, पहले उसे लौटाएं, कार्रवाई उसके बाद करें। किसी से डिमांड करी थी, उन्होंने कहा अब कोई पैसा वापस नहीं होगा आपका, अगर ये नहीं माने तो मैं कोर्ट में भी जाऊंगा। बीजेपी नेता जहां मामले में अपनी सफाई दे रहे हैं तो वहीं कांग्रेस चुटकी ले रही है। किसी भी तरह की ऐसी राशि जो है वो किसी भी व्यक्तिगत खाते में जमा नहीं होती, पार्टी खाते में जमा होती। तो इस तरह का आरोप लगाना गलत है। आपने टिकट नहीं दे पाया तो उनका अधिकार है अपना पैसे मांगने का। इस बात का कांग्रेस उनका कार्यकर्ताओं का समर्थन करती है। बीजेपी ने निकाय में चुनाव में पार्टी को अंदर ही अंदर डैमेज करने वाले 24 बागियों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, जिसका असर सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 110 कोरोना पॉजिटिव मिली है। 2,911 सैंपल्स की जांच में यह आंकड़ा सामने आया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,466 हो गई है। कल 99 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 3.78% तक पहुंच गई है। नए मरीजों में सबसे ज्यादा बिलासपुर में 17 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सरगुजा और दुर्ग में 16-16, रायपुर में 15, जांजगीर चांपा में 10 और रायगढ़ और बालोदा बाजार में 8-8। अगर सूरजपुर और बालोद और राजनांदगांव की बात करें तो यहां पर 5-5, धमतरी में 2 और बस्तर और महासमुंद में 1-1 नए मरीज पाए गए। इसलिए बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण में कम मतदान प्रतिशत ने सियासी दलों की नींद उड़ा के रख दी है। पार्टियां दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ज्योतिषियों और धर्मगुरुओं की मदद क्यों ले रही हैं, ये आपको अगर जानना है तो हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग 13 जुलाई को है और इसी दिन गुरु पूर्णिमा भी है। ऐसे में निर्वाचन आयोग और सियासी दलों को डर है कि वोटर अपने गुरुओं के धाम जा सकते हैं, जिसका असर वोटिंग परसेंटेज पर पड़ सकता है। ऐसे में गुरुओं से अपील कराई जा रही है। जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव है उसी दिन मतदान है और पहले मतदान करें, उसके बाद में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाएं। बीजेपी ने चुनाव आयोग से तारीख आगे बढ़ाने की गुहार लगाई थी, लेकिन आयोग ने इस पर विचार नहीं किया। हर जिलों में 50, 60, 70 हजार नाम कम पाए गए हैं। तो जब निर्वाचन आयोग की अपील कारगर नहीं हुई तब धर्म गुरुओं का इस्तेमाल करना अक्षमता का प्रतीक है। अपने लोकतंत्र के दायित्व का निर्वहन करना है, पहले मतदान करना है, बाद में गुरु पूजन करना है। दरअसल गुरु पूर्णिमा पर्व पर लोग अपने गुरुओं के धाम जाकर उनकी पूजा करते हैं। चिंता ये है कि कहीं लोग वोट डालने से चूक न जाएं। तो सियासी दलों की चिंताएं जायज हैं। चुनाव लोकतंत्र का महान पर्व होता है, क्योंकि जरूरी है मतदान करना। इसे डिकोड करते हैं। चलिए, गुरु पूर्णिमा एक पावन त्योहार है। ऐसे में चुनाव आयोग के इसी दिन मतदान की तारीख तय करना समझ से परे है। चुनाव आयोग सामान्य दिन में मतदान करवा सकता था, खैर अब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हर वोटर को अपना कर्तव्य है, निभाना चाहिए। वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। गुरु पूर्णिमा का अपना महत्व है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन यह भी याद रखना होगा कि वोट डालना भी बेहद जरूरी है। तो धमतरी की सुख रानी आज उन लोगों के लिए मिसाल है जो शारीरिक रूप से सक्षम होने के बावजूद अपनी मजबूरियों का रोना रोते हैं। सुख रानी दिव्यांग है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी समस्या को राह का रोड़ा नहीं बनने दिया। आप इस रिपोर्ट को देखिए। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जरा इस दिव्यांग महिला को देखिए। कहने को एक पैर नहीं है, लेकिन अपनी इस समस्या के बावजूद धमतरी की सुखरानी ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, बल्कि इसे चुनौती के रूप में लिया और आज मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। माटी खनथों, जोड़थों, बोहाथों, फेंकथों, 1-1.5 बांस के फुर्तन जाथन थे। पोलियो के कारण पति के दोनों पैर, तो पत्नी सुखरानी का एक पैर काम नहीं करता। माँ बाप ने भले ही नाम सुखरानी रखा हो, लेकिन सुखरानी की किस्मत में कभी सुख ही नहीं हुआ।
आज सुखरानी अपने पैर में डंडा बांधकर किसी तरह से चलती है। वहीं सुखरानी का पति कोमल प्रशासन से स्वरोजगार और पीएम आवास की मांग कर रहा है। घर का जरूरत है, ये बरसात में पूरा सीलन आ जाता है घर पे। इधर कलेक्टर ने अब इनकी मदद का आश्वासन दिया है। यहाँ पर मुझे आवेदन दे तो हम अन्य माध्यम से भी उनको सहयोग कराएंगे, उनको राशन कार्ड ही बनवाएंगे और जो 80% से अधिक दिव्यांगता होगी तो समाज कल्याण विभाग से भी उनको हम आवास जो का सहयोग हम कर सकते हैं। खैर, तमाम समस्याओं के बीच सुखरानी के इस हौसले को IBC 24 सलाम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया। ये प्रतिमा 6.5 मीटर ऊंची और 9500 किलो वजन की है। बता दें कि अशोक स्तंभ के अनावरण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। सेंट्रल विस्टा मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसका सेंट्रल एवेन्यू 80% बनकर तैयार हो चुका है। सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पूरा होने की डेडलाइन अक्टूबर 2022 रखी है। तो फिलहाल न्यूज डिकोड में इतना ही। कल फिर मिलेंगे ठीक रात 8:55 में सिर्फ IBC 24 पर।